चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरुण राजपूत, गोविंदा गोस्वामी, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता दूं। यदि कोई भी डाउट है प्रीवियस क्लासेस में, जितनी भी क्लासेस अभी तक हमने कर ली हैं, तो आप कमेंट में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट नहीं तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ एक बार और कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, ताकि कोई भी नया बच्चा भी यदि ऐड होता है फिर एडमिशन लेता है तो उसको भी दिक्कत ना हो। तो देखो बच्चों, क्या क्या हम इंडियन ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं ना, भारत का भूगोल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, फिर इंडियन ज्योग्राफी हम स्टडी कर रहे हैं ना। इसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, या फिर भारत का सामान्य परिचय जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सामान्य परिचय ये हमने ऑलरेडी कर लिया लगभग 4 क्लास में। बहुत अच्छे से इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। जो भी बच्चे नए हैं है ना, वो जरूर इस लेक्चर को देख लें। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इजीली किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, एसएससी रेलवे है ना, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। हर एग्जाम में जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, या फिर भारत का भारत का भौगोलिक विभाजन है ना, भौगोलिक विभाजन ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें हमने भारत को 6 भागों में, 6 फिजिकल पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो 6 के अंतर्गत पहला हमने पढ़ा था इसमें हिमालय। ठीक है, हिमालय हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, 2 से 4 क्लास में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था उत्तर का जो विशाल मैदान है, यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ पर हिमालय है। ठीक है, हिमालय हमने पढ़ लिया था, उत्तर का विशाल मैदान है, फिर इसको हम बोलते हैं नदर्न प्लेन, ग्रेट नदर्न प्लेन, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। तीसरा जो यहाँ पर स्थित है, ये इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? पीपी, पेनिनसुलर प्लेट्यू, या फिर प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो अभी तक हमने इतनी चीजें डिस्कस कर ली हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम 5वां टॉपिक डिस्कस करेंगे, या फिर फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत 4th पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन, या फिर तटीय मैदान, है ना, तटीय मैदान या फिर कोस्टल प्लेन। अब ये क्या है, कहां पर स्थित है, जरा सा पहले ये आप समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा भारत है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा चुका हूं। ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहां पर मैं इस प्रकार से लाइन खींच देता हूं ये। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आप देखिए, मतलब प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ब्राउन कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको ही हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन, या फिर तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान। अब इसको पहले समझ लीजिए, कोस्टल प्लेन क्यों बोल रहे हैं? प्लेन का मतलब तो आपको पता होगा है ना, प्लेन को बोलते हैं मैदान, तटीय मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो मैदान तो आपको पता होगा, क्योंकि हम यहां पर पढ़ चुके हैं। जब हमने उत्तर का विशाल मैदान समझा था, तब मैंने आपको बताया था कि नदियों के द्वारा ही मैदान का निर्माण होता है। नदियां जो अपने साथ बहा करके अवसाद लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं, उसके डिपोजिशन के पश्चात ही क्या होता है, मैदानों का या फिर प्लेन का निर्माण होता है। तो प्लेन से एक चीज तो पता चल रही है कि कोस्टल प्लेन बोल रहे हैं, मतलब ये भी मैदान ही है। लेकिन कोस्टल का मतलब क्या है? तो ये चूंकि देखेंगे तो कोस्ट से लगे हैं। हमने पढ़ा था ना पहले लेक्चर में, भारत की तट रेखा, भारत की तटीय रेखा, या फिर भारत की कोस्ट लाइन यहां से यहां तक है। ठीक है, ये भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा ये वाली है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तट रेखा। तट रेखा का मतलब भारत का ऐसा हिस्सा जो समुद्र से लगा हुआ है। आपको पता होगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं भारत की तट रेखा या तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तटीय क्षेत्र के किनारे जो मैदान है बच्चों, इसको ही हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, हमारे प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर जो तटीय संकीर्ण मैदान का विस्तार है, या फिर संकीर्ण पतले प्लेन का विस्तार है, उसको ही हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन या फिर तटीय मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि सर ठीक है, ये तो आपने समझा दिया कि तटीय मैदान क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी तक कि नदियों के द्वारा ही मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार की जो भी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो भी नदियां बहती हैं या फिर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, पूर्व की ओर यदि आप बात करेंगे तो महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये मेन नदियां मैंने आपको बताई हैं, और भी इसकी सैकड़ों सहायक नदियां हैं इनकी। ठीक है, तो इन नदियों के द्वारा यहाँ पर जो डेल्टा बनाए जाते हैं, ठीक है, डेल्टा बनाए जाते हैं। डेल्टा क्या होता है, सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा, हालांकि ये मैं आपको बता भी चुका हूं जब हमने नदर्न प्लेन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है,
दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये नदियां जब बहती हैं और अपने साथ अवसाद इकट्ठे करती हैं और यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, तो उसके द्वारा जो मैदान बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये ठीक है। और यहां से वेस्टर्न घाट माउंटेन से जो नदियां निकलती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं और जो यहाँ पर मैदान का निर्माण करती हैं, इनको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों के द्वारा ही इन संकीर्ण मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों किनारों पर, पूर्व एवं पश्चिम किनारों पर। ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीपीय ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। इसके दोनों किनारों पर, मतलब ये वाला किनारा और ये वाला, दोनों किनारों से मतलब है पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारा, दोनों किनारों पर संकीर्ण तटीय मैदान। संकीर्ण मतलब नैरो, है ना, नैरो कोस्टल प्लेन, है ना, सकरे पतले पतले जो तटीय मैदान है या फिर कोस्टल प्लेन है, ठीक है, इनका विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छिटा है ना, जबकि पूर्व में यह कैसा है, चौड़ा और समतल है। अब ये लाइन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है, जो वेस्टर्न कोस्ट है या फिर पश्चिमी तटीय मैदान है, मतलब ये वाला जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है या फिर पश्चिमी तटीय मैदान है, ये कम चौड़ा है, ये कम चौड़ा है ना, जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है ये क्या है, अधिक चौड़ा है ना, अधिक चौड़ा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि कोई ना कोई रीजन तो होगा कि पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है और सॉरी पश्चिमी, हाँ, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है और पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, तो इसके पीछे भी समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था जब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था, है ना, कि जो प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, उसका ढाल कैसा है, ऐसे इस प्रकार से देखिए, ये, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया पश्चिमी, ध्यान से समझना यहां पर, है समझने वाली चीज है, पश्चिमी तटीय मैदान, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, इंग्लिश वाले भी समझ जाना, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। और यहां पर मान लीजिए ये अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर है, ये क्या है, अरब सागर है, ठीक है, अरेबियन सी है। और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट, ये क्या हो गया, वेस्टर्न घाट, शॉर्ट में लिख रहा हूं वेस्टर्न घाट, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया पी लिख रहा हूं, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ठीक है, फिर यहां पर आ जाएगा पूर्वी घाट पर्वत, तो ये क्या हो गया, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे तो ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान या फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्लियर है। और फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आ गई बंगाल की खाड़ी, यहां पर आ गया बंगाल की खाड़ी या फिर बीओबी लिख दे रहा हूं, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना है ना, और टाइम से आप लोग लाइव आ जाया करें, क्योंकि क्लास का टाइम रहता है, फिर स्टार्टिंग की क्लास क्योंकि छूट जाती है तो फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है ना। हम तटीय, जो भी बच्चे अभी भी जुड़े हैं, हम तटीय मैदान या फिर कोस्टल प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अगला टॉपिक है हमारा, है ना, स्टार्टिंग से ही, अभी ज्यादा देर नहीं हुई तो आपको समझ में आएगा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है कोस्टल प्लेन को मिला के, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जो भी यहां से वेस्टर्न घाट के इस साइड से, मतलब वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व साइड से जो भी नदियां निकलेंगी, वो इस साइड ही बहेंगी, इस प्रकार से, है ना। क्यों, उसके पीछे रीजन है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है ना, ये क्या है, ये पूर्व है, तो ये पूर्व की ओर ही बहेंगे, और ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, क्या है, वेस्टर्न घाट माउंटेन है, जो भी नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलेंगी वो सभी पूर्व की ओर ही प्रवाहित होंगी। अब ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से प्रवाहित हो रही हैं, ऐसा नहीं,
जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आप देख रहे हैं, इसका ढाल ही पूर्वी की ओर है ना। यदि आप जल लेंगे किसी भी एक ग्लास में या किसी भी चीज में, और ढाल की ओर यदि आप बहाएंगे तो वो ढाल का अनुसरण करते हुए उसका फ्लो रहेगा या फिर वो बहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। सेम चीज यहां पर हो रही है। अब चूंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की ओर है, तो जितनी भी यहां पर, यदि मैं एक छोटा सा मैप बना दूं इंडिया का इस प्रकार से, तो जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, है ना, ये वेस्टर्न घाट बना दिया है मैंने यहां पर, तो जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये सब आप देखेंगे पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं। उसका रीजन क्या है कि इसका ढाल किस ओर है, पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब दूसरी बात समझिए, जब इतनी बड़ी बड़ी नदियां, जितनी भी मेन नदियां हैं, ऐसा बोलिए कि प्रायद्वीपीय पठार की मैक्सिमम जो बड़ी और इंपॉर्टेंट नदियां हैं, वो सभी पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं, तो क्या होता है कि अपने साथ अवसाद भी ज्यादा लेकर के आती है ना, अपने साथ सेडिमेंट्स भी ज्यादा बहा करके लाती हैं, और इनको फिर यहां पर निक्षेपित करती हैं अपने मुहाने पर, और डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और ज्यादा से ज्यादा अवसाद लाएंगे तो ज्यादा निक्षेपित भी करेंगे अवसादों को। तो यही कारण होता है कि पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। जबकि जो पश्चिमी वेस्टर्न घाट से जो नदियां निकलती हैं और जो पूर्वी की ओर बहती हैं, तो क्या होता है कि ये वेस्टर्न घाट माउंटेन से नदियां निकलेंगी, या फिर पश्चिमी घाट पर्वत से यहां से नदी निकली, इस प्रकार से निकली। ठीक है, पहली बात तो बहुत तीव्र गति से निकलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वेस्टर्न घाट है ये कगार का एग्जाम्पल है ना। कगार मतलब गोंडवाना लैंड से जब हमारी इंडियन प्लेट टूटी थी, तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है उसको ही हम बोलते हैं कगार, या फिर स्कार्पमेंट, है ना, एक पर्वत। इसको हालांकि पर्वत नहीं बोलते, स्कार्पमेंट बोलते हैं, कगार बोलते हैं। तो इसका जो पश्चिमी ढाल है बहुत तीव्र है, बिल्कुल खड़ा पर्वत है, इस प्रकार से पश्चिमी ढाल बिल्कुल खड़ा है। तो यहां से जो भी नदियां निकलती हैं बहुत ही तीव्र गति से निकलती हैं, और थोड़ा सा ये मैदानों में बहती हैं, और फिर डायरेक्ट ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। अब जब नदियां इतनी तीव्र गति से नीचे आएंगी तो अपने साथ अवसाद भी कम लाएंगी, या फिर उनको बहुत कम टाइम मिलेगा अवसाद लाने का। और चूंकि इनमें वेग काफी ज्यादा होता है, वेलोसिटी स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो सारे अवसादों को बहा करके कहा, समुद्र में ही डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, जबकि पूर्व में बहने वाली नदियां क्या करती हैं, काफी लंबी दूरी तय करती हैं, इनकी स्पीड भी उतनी ज्यादा तेज नहीं होती जितनी अरब सागर में गिरने वाली नदियों की होती। तो ये थोड़ा धीरे चलती हैं, अपने साथ अवसाद भी ज्यादा लाती हैं, और मुहाने पर आते आते इनकी स्पीड भी काफी स्लो हो जाती है। तो ये डेल्टा बनाती हैं, और ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, है ना। एस्चुरी क्या होता है बच्चों, जब नदी अपने मुहाने पर बहुत ही तीव्र गति से जाती है और अपने साथ जो भी अवसाद वगैरह लाती है वो सभी समुद्र में ही डिपॉजिट करते जाती है ना, अपने किनारे पर नहीं करती, समुद्र में ही डिपॉजिट करती जाती है, उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। और नदी जब स्लो स्लो चलती है अपने मुहाने पर और भी ज्यादा स्लो हो जाती है, और अपने साथ लाए हुए अवसादों को उस मुहाने पर ही या फिर समुद्र के किनारे ही डिपॉजिट करते जाती है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। शोभानंद जी, शोभानंद जी, आप हमारा जो नंबर है उस पर कॉल करके सोनम मैम से बात करें, है ना। मैं इस बारे में नहीं बता सकता, और मैं अक्षय सर का नंबर भी नहीं दे सकता। ऐसे आप यहाँ पर ये बात मत कीजिए, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्लास में आप वही बात कीजिए जो डाउट से रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आप सोनम मैम को कॉल कर लीजिए, हमारी हेल्पलाइन में कॉल कर लीजिए, और नंबर वगैरह तो मैं ऐसे दे नहीं सकता, तो आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई, जल्दी से कमेंट में बता दो। ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस दोनों में बनते हैं। ठीक है, सचिन दीक्षित जी शायद पहली बार क्लास में आए हैं, है ना। सचिन दीक्षित जी, आप थोड़ा सा कमेंट में बताएं, चैट में बताएं कि आपकी पहली क्लास है क्या, या फिर आप रिकॉर्डेड देखते थे। इसके अलावा किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप मुझे बताएं। ठीक है, और अभी इतना समझ में आया तो बताओ, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से बता दो कमेंट में, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, आगे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है, और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और
वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में। यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो याद रखना, जो पूर्व की ओर नदी प्रवाहित होती है ना बच्चों, जितनी भी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का करती हैं। और जो पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, सब क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। उसके पीछे के रीजन भी मैंने आपको बता दिए, और ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित क्यों होती हैं, इसके रीजन भी मैंने बता दिए। जल्दी से बता दो कमेंट में। ठीक है, क्लियर है ना? चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलो चलो तो थोड़ा हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, देखो, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर संकीर्ण तटीय मैदान। संकीर्ण का मतलब क्या है? नैरो, पतले, सकरे मैदान जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको ही हम बोलते हैं तटीय मैदान। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण और कटे छटे हैं, जबकि पूर्व में यह चौड़े और समतल है। मैंने बताया ना कि पूर्वी तटीय मैदान या फिर ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है, ये अधिक चौड़ा है और समतल है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान कटा छटा और संकीर्ण है, पतला है, नैरो है। ठीक है, उसके रीजन भी मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी में दोनों ओर, इसका मतलब यह है कि यहां पर अरब सागर है और यहां पर बंगाल की खाड़ी। तो पूरे कोस्टल प्लेन इस प्रकार से ये फैले हुए हैं ना, ये पूरा दोनों कोस्ट कवर करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उच्चवच को अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है ना? तो थोड़ा हम थ्योरी भी देख लेते हैं। एक है पश्चिमी तटीय मैदान, या फिर इसको हम बोलते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन या फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या है? कम है, 10 से लेकर के 80। कहीं कहीं ऑब्वियसली बात है ज्यादा चौड़ा होगा, कहीं कहीं कम चौड़ा होगा। तो इस कारण से इसकी एक एवरेज जो चौड़ाई ली गई है 10 से 80 है। ज्यादा चौड़ाई आप देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर आपको यहाँ पर गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलती है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या फिर पश्चिमी तटीय मैदान की जो सर्वाधिक चौड़ाई है, ये कहां देखने को मिलती है? तो ताप्ती और नर्मदा नदी के मुहाने पर ज्यादा चौड़े देखने को मिलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की यदि आप बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग 100 से लेकर के 350 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर बड़ी बड़ी नदियां पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती हैं, तो ये मैदान भी आपको ज्यादा चौड़े देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा अवसाद नदियां लेके आएंगी, चूंकि लंबी लंबी नदियां हैं, काफी लंबे समय तक वो प्रवाहित हो रही हैं, तो ज्यादा अवसाद लाएंगी, और ज्यादा ज्यादा अवसाद लाएंगी तो ज्यादा डिपोजिशन भी करेंगे, और उससे बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होगा। ठीक है, फिर जो मैंने समझाया वही सारी चीजें यहां लिखी हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। उनमें से कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में, जबकि कुछ नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काटकर मिट्टी और बालू कणों को समुद्र की तरफ निक्षेपित करती हैं। इस जलोढ़ निक्षेप के कारण ही पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, वही बता रहा है कि आखिर इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, कि जो भी नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं अपने साथ क्या करती हैं, जहां से भी वो प्रवाहित होती हैं तो उस जगह इरोजन करती आती हैं, है ना, अपक्षय अपर्दन करती हैं जगह को, और अपने साथ उन अवसादों को बहा करके लाती हैं, और जब उनका डिपोजिशन करते हुए जाती हैं या फिर एंड में करती हैं, तो उससे ही मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, वही चीजें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको समझाई हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच अवस्थित एक संकीर्ण मैदान है। अब वेस्टर्न घाट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहां होगी? है ना, यहां पर क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है ना, ये वेस्टर्न घाट ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं। और यहां पर क्या है? अरब सागर या फिर अरेबियन सी है। ठीक है, तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है वेस्ट कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसकी लोकेशन आप कैसे बताएंगे? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो संकीर्ण मैदान है, ये वाला, ये जो संकीर्ण मैदान आपको दिख रहा है, इसको ही हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ऐसे आप इसकी लोकेशन बता सकते हैं। जब यदि आपको लिखने को आएगा, मान लो आपको मेंस में लिखने को आ गया पश्चिमी तटीय मैदान, तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित संकीर्ण मैदान को हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है,
विस्तार की बात करेंगे तो गुजरात राज्य से, यहाँ गुजरात से ही ये स्टार्ट हो जाता है और कन्याकुमारी जो कि लास्ट पॉइंट है, यहां तक इसका विस्तार इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती नदियों के पास है। चूंकि सबसे बड़ी नदियों की बात करेंगे जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नदियों वाले लेक्चर में हालांकि हम नदियों को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं उनमें सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं? एक तो नर्मदा है और एक ताप्ती है। ठीक है, एक तो नर्मदा है और एक ताप्ती है। तो सर्वाधिक इस मैदान की चौड़ाई आपको नर्मदा और ताप्ती नदियों के ही मुहाने पर देखने को मिलती है, गुजरात रीजन में, याद रखना। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां सर्वाधिक चौड़ा है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के पास ही या फिर इनके मुहाने पर ही आपको सर्वाधिक चौड़ाई देखने को मिलती है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुजरात तट से लेकर केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अब जो ये पूरा आप मैदान देख रहे हैं, ये जो पूरा प्लेन देख रहे हैं, ठीक है, तो इस पूरे प्लेन को बच्चों अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे गुजरात में अलग नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र का तट अलग नाम से जानते हैं, कर्नाटक का अलग नाम से जानते हैं, केरल का अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, गुजरात तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट। ठीक है, अब गुजरात का जो तट है, ये वाला ये वाला जो तट है ना, ये वाला, ठीक है, गुजरात का ये जो पूरा तट है, या फिर बोले यहाँ पर दमन तक जो तट है, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। यहाँ पर लिखा है देखिए, इसको हम बोलते हैं गुजरात तट या फिर काठियावाड़ तट। ठीक है, अगला आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में मुख्यतः जो तट है, या फिर गोवा तक, महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र है और यहाँ पर गोवा राज्य है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट या फिर कोंकण तट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोंकण तट। इसके अलावा यहां पर कर्नाटक वाला जो पूरा तट है, इसको हम बोलते हैं कर्नाटक तट या फिर कन्नड़ तट, है ना? क्या बोलते हैं? कर्नाटक तट या फिर कन्नड़ तट। इसके अलावा जो केरल वाला शेष बचा, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट या फिर मालाबार कोस्ट। तो क्लियर हो गया कौन कौन से तट हैं? गुजरात तट, कोंकण तट, कर्नाटक तट या फिर मालाबार तट। ये 4 तट हमें देखने को मिलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में। ठीक है, गुजरात वाले को बोलते हैं गुजरात तट या फिर काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र और गोवा वाले को बोलते हैं कोंकण तट, कर्नाटक वाले को बोलते हैं कर्नाटक तट या फिर कन्नड़ तट। इसके अलावा केरल को बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, तो ये चारों कोस्ट भी आपको याद रखने, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं। देखिए, गुजरात का तट, इसके अंतर्गत गुजरात का तटवर्ती भाग आता है, इसका काठियावाड़ तट भी बोलते हैं। मैंने काठियावाड़ याद रखना है ना, गुजरात तो आपको समझ में आ ही जाएगा, काठियावाड़ तट भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा
कोंकण तट दमन से लेकर के गोवा तक, है ना। दमन यहाँ पर ही देखने को मिलता है। दमन द्वीप मैंने आपको पढ़ाई थी, यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर गुजरात में है दमन, और यहाँ पर ये गोवा है, इस प्रकार से, है ना। तो ये दमन से गोवा तक का जो पूरा कोस्ट है इसको हम बोलते हैं कोंकण तट, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए महाराष्ट्र और गोवा मैक्सिमम पार्ट यही कवर करता है। तो महाराष्ट्र और गोवा का जो लगभग 530 किलोमीटर लंबा ये कोस्ट है, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। ठीक है, अगला है कर्नाटक या फिर कन्नड़ तट। तो गोवा से लेकर के, यहां पर गोवा तक ये था, गोवा से लेकर के पूरा कर्नाटक जो कवर कर रहा है, या फिर मैंगलोर तक। ठीक है, यहाँ पर एंड में ही आपको देखने को मिलेगा मैंगलोर। तो पूरा कर्नाटक जो कवर करता है इसको हम बोलते हैं कर्नाटक तट या फिर कन्नड़ तट। लगभग 525 किलोमीटर लंबा ये कोस्ट है या फिर प्लेन है। मालाबार तट की बात करेंगे तो जो पूरा केरल लगभग कवर करता है, या फिर मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो कोस्ट है इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट या फिर मालाबार तट। लगभग 550 किलोमीटर लंबा ये तट है। ठीक है, तो ये चारों तट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर वनडे एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वनडे एग्जाम में। और सिविल सर्विसेज में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 4 कोस्ट दे देगा इस प्रकार से, और किस राज्य में है तो आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा तट कहाँ है, तो आपको याद रखना ये चारों तट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का हिस्सा है, और अलग अलग राज्य में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो तटीय प्लेन है ना बच्चों, यहाँ पर तटीय प्लेन में हम देखेंगे काफी सारी लैगून झील भी देखने को मिलती है ना। काफी सारी लैगून झील भी देखने को मिलती है। लैगून झील मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना। ये समुद्र है पूरा, यहाँ पर समुद्र है ना, ये पूरा समुद्र है। इसके अलावा यहाँ पर भी ये पूरा क्या है, समुद्र है। अब जो ये पूरा स्थलीय भाग आप देख रहे हैं, ये वाला स्थलीय भाग दे रहा है, तो कई बार क्या होता है कि समुद्र का पानी स्थलीय भाग में, मान लीजिए यहाँ पर कोई गहरा क्षेत्र है ना, तो समुद्र का पानी स्थलीय भाग में अंदर एंटर कर जाता है ना। इस प्रकार से थोड़ा बड़ा करके बताऊं जैसे, तो इस प्रकार से एंटर कर जाएगा अंदर। ठीक है, और जब ये यहाँ पर समुद्र का पानी आ जाएगा स्थलीय भाग में, ये थोड़ा इतनी बड़ी झील नहीं होती, लेकिन मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्र का पानी स्थलीय भाग में अंदर एंटर हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, अवसादों के निक्षेप के कारण ये समुद्र से अलग हो जाता है, और इस प्रकार से एक सेपरेट झील बन जाती है। क्या होता है, एक सेपरेट झील बन जाती है। पूरा ही मिट गया है, एक मिनट रुकिएगा, है ना। इस प्रकार से ये एक सेपरेट झील बन जाती है। यहाँ पर अवसादों के निक्षेप के कारण खारे पानी की एक तटीय क्षेत्र में एक सेपरेट झील बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैगून झील। क्या बोलते हैं, लैगून झील। इसकी विशेषता क्या होती है, पहली बात तो तटीय क्षेत्रों में होती है, और दूसरी बात खारे पानी या फिर समुद्र के पानी से ही ये फॉर्म होती है या फिर बनती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लैगून झील। ठीक है, तो याद रखना है। तो इन तटीय क्षेत्रों में काफी सारी लैगून झील देखने को मिलती हैं, जैसे बेम्बनद हो गई। ठीक है, इसके अलावा अष्टमुदी हो गई, यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे पुलिकट हो गई, चिल्का हो गई, है ना। काफी सारी झील पूर्वी और पश्चिमी तटीय कोस्ट में या फिर मैदान में देखने को मिलती हैं, जो कि समुद्र के पानी से ही बनती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मालाबार तट कहाँ था, केरल में था, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया। तो यहाँ पर भी बेम्बनद और अष्टमुदी जैसी झीलें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कैसी झील है, लैगून झीलें हैं। ठीक है, लैगून झीलें हैं। और एक बात और याद रखना है कि इन लैगून झीलों को केरल में बच्चों क्या बोलते हैं, कयाल, है ना। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि केरल के लैगून को क्या कहा जाता है, तो केरल के जो लैगून है इनको कयाल कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो खारे पानी की झीलें हैं मालाबार कोस्ट में या फिर केरल में, इनको ही क्या बोलते हैं, कयाल बोला जाता है। क्लियर है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है, वही चीज लिखी हुई है अभी जो मैंने आपको समझाई। धरातल पर स्थित समुद्र का वह जल जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ होता है, उसको लैगून बोलते हैं। जो लैगून की डेफिनेशन अभी मैंने आपको समझाई है वही लिखी है यहाँ पर। धरातल पर स्थित समुद्र का वह जल जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ होता है। देखिए, बनती जो ये झील है बच्चों, लैगून झील, समुद्र के जल से ही बनती है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पर अवसादों का निक्षेप के कारण ये समुद्र से सेपरेट हो जाती है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, खारे पानी की झील होती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा कगारनुमा है, अर्थात इसका ढाल अत्यंत तीव्र है। तीव्र ढाल होने के कारण पश्चिमी घाट पर प्रवाहित होने वाली नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, अत्यंत ही तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और अपने मुहाने पर एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये चीजें समझा दी। क्या पॉइंट बोल रहा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो पश्चिमी घाट पर्वत है या फिर वेस्टर्न घाट माउंटेन है, मैंने आपको बताया अत्यंत तीव्र ढाल वाला है। क्यों अत्यंत तीव्र ढाल वाला है, क्योंकि ये कगारनुमा है।
कगार या फिर स्कार्पमेंट माउंटेन है ना, मतलब गोंडवाना लैंड से टूटा हुआ ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से पर्वत है, तो यहाँ से बिल्कुल इसका ढाल जो है ये खड़ा है। तो यहाँ से जो भी नदियां नीचे उतरती हैं इस प्रकार से, तो चूंकि ढाल काफी खड़ा है तो बहुत ही तीव्र गति से ये नीचे उतरती हैं, ठीक है। और जब तीव्र गति से उतरेंगी और थोड़ी देर के बाद ही क्या आता है, थोड़ा सा मैदान आएगा, फिर मैदान के बाद डायरेक्ट अरब सागर आता है, यहाँ पर अरब सागर आ जाता है। तो थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद ये डायरेक्ट अरब सागर में गिर जाती हैं और इनको ज्यादा अवसाद लेने का टाइम भी नहीं मिलता। और चूंकि ये अपने मुहाने पर भी काफी तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है, मुहाने पर सीधे तीव्र गति से जाती हैं और समुद्र में मिलती हैं, तो सीधे अपने साथ लाए हुए जो भी अवसाद होते हैं उनका डिपोजिशन भी ये कहां करती हैं, अरब सागर में ही करती हैं, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। देखिए डेल्टा और एस्चुरी में क्या फर्क है, एस्चुरी में क्या होता है, नदी आती है और अपने मुहाने, ये मान लीजिए समुद्र है ना, ये क्या है, समुद्र है, तो अपने साथ जो भी अवसाद ला रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, यहाँ पर भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। तो जब स्पीड ज्यादा है तो अपने साथ जो भी अवसाद उसके पास है वो अपने कैरी करके समुद्र में ही डिपॉजिट कर देगी इस प्रकार से, है ना। डेल्टा में क्या होता है, नदी अपने मुहाने पर काफी स्लो हो जाती है इस प्रकार से, है ना, छोटी छोटी धाराओं में वितरित हो जाती है और अपने साथ अवसादों को लाके यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जो अरब सागर में नदियां गिर रही हैं, जो पश्चिमी घाट के वेस्ट साइड की ओर बह रही हैं, ये सारी नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। जैसे देखिए नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, यहाँ पर भरत पूजा वगैरह बहती हैं, दक्षिण में पेरियार बहती है, इसके अलावा मांडवी, ज्वारी, शरावती, ये जितनी भी नदियां हैं पश्चिम की ओर बह रही हैं या फिर अरब सागर में गिर रही हैं, ये सभी क्या बनाती हैं, ये सभी एस्चुरी या फिर हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख बनाती हैं, ठीक है, याद रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। देखिए गुजरात में नर्मदा ताप्ती नदियां, कर्नाटक में शरावती नदी, गोवा में मांडवी नदी, ज्वारी नदी, भरत पूजा और पेरियार ये केरल में बहती हैं। तो ये जितनी भी नदियां यहाँ पर लिखी हैं ये सब कहाँ गिरती हैं, ये सभी नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, अरब सागर में निकलती हैं। नर्मदा ताप्ती यहां से निकलती है, एमपी से निकलती है ना, एमपी से सतपुड़ा रेंज से निकलती हैं, हम नदियों वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इसका रीजन अलग है, ये बच्चों भ्रंश घाटी में बहती है ना, नर्मदा और ताप्ती का रीजन ये है कि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, है ना। मतलब भ्रंश क्या होता है, ऐसा कोई भूभाग, देखिए ये कोई भूभाग है इस प्रकार से, इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर क्रैक आए और ये बीच वाला हिस्सा इस प्रकार से नीचे धंस गया, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये हिस्सा नीचे धंस गया, इस प्रकार से नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक भ्रंश बन गया और यहाँ पर कोई नदी बह रही है ना, यहाँ पर कोई नदी बह रही है, इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी में कोई भी नदी बहुत ही तीव्र गति से बहती है ना, तो ये अपने मुहाने पर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। हालांकि नदियों वाले लेक्चर में हम ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। तो याद रखना ये सारी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर अरब सागर में गिर रही हैं और ज्वार नदमुख बनाती हैं, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी जो है ये ज्वारी नदी के तट पर, एक सिंपल सा यहाँ पर फैक्ट है, आप देख लेना, ठीक है। कन्याकुमारी को कैप कैमोरन या फिर कुमारी आंतरिक के नाम से भी जाना जाता है, एक जनरल से फैक्ट है। तो बताओ यहाँ पर पहले पश्चिमी घाट या फिर पश्चिमी तटीय मैदान जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये समझ में आया कि नहीं। फिर हम पूर्वी तटीय मैदान को भी डिस्कस करेंगे एक बार, फिर हम अभी रिवीजन भी कर लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस दोनों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से बताओ। गौरव, अमृत, गोविंदा, समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछो। एस्चुरी क्यों बना रही हैं, है ना, पश्चिमी तटीय मैदान क्यों सकरा है, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, मन में मत रखना वरना आपको आगे चल के दिक्कत होगी, ठीक है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा एक एक क्वेश्चन का आंसर दो जब तक मैं आपको पूर्वी तटीय मैदान पढ़ाता हूँ। ज्यादा अच्छी जो कृषि है ना, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा अच्छा जो लैंड है वो पश्चिमी तटीय मैदान में होगा या फिर पूर्वी तटीय मैदान में होगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में होगा या फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में होगा, इसका आंसर मुझे दो, है ना। कृषि के लिए सबसे अच्छा मैदान कौन सा होगा। चलो अगला हम पढ़ते हैं पूर्वी तटीय मैदान। देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस साइड वाला, अब ये वाला हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो पूर्वी घाट, पूर्वी तट के बीच जो मैदान है, मतलब ये वही बोल रहा है इसकी लोकेशन कहाँ है, तो पूर्वी घाट पर्वत और जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है,
यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत है और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसके बीच में जो ये मैदान है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो वही नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है ना। ईस्ट, वेरी गुड, है ना। पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा उपजाऊ होगा। क्यों? सिंपल सी बात है कि यहाँ के मैदान ज्यादा चौड़े हैं, यहाँ पर नदियां अपना डेल्टा बना रही हैं, डेल्टाई क्षेत्र भी काफी उपजाऊ होता है, मैदान चौड़े हैं, जलोढ़ निक्षेप है ना, मैदान बड़े हैं, तो ज्यादा अच्छी कृषि का लैंड कौन सा होगा? पूर्वी तटीय मैदान का ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। देखिए निर्माण कैसे हुआ है, तो वही नदियों के द्वारा डेल्टा क्षेत्र से मिलकर के इनका निर्माण हुआ है। जलोढ़ निक्षेप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूरी चीजें समझाई थी कि मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियां जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की हैं, उनका फ्लो ईस्ट की ओर ही है या फिर पूर्व की ओर ही है, तो ज्यादातर अवसादों का निक्षेप यहाँ पर ही देखने को मिलता है। ये मैदान भी काफी चौड़े हैं, 50 से 350 किलोमीटर लगभग चौड़े ये मैदान है। और खासतौर पर कुछ डेल्टाई क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जैसे कि गोदावरी कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, ये काफी उपजाऊ मैदान देखने को मिलते हैं। इस मैदान का विस्तार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहां से? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हो जाता है, पश्चिम बंगाल से, और यहाँ पर लास्ट में कन्याकुमारी तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी कन्याकुमारी तक फैला था गुजरात से लेकर के, तो ये दोनों कोस्ट आपस में मिल जाते हैं ना, इस प्रकार से दोनों मैदान आपस में इस प्रकार से मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आवर जीएस लेना है, तो 100 आवर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर, आकार में उत्तर भारत के मैदान से छोटा है। अब दूसरी बात यहाँ पर समझ लीजिए कि जो पश्चिमी तटीय जो पूर्वी तटीय मैदान है या फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेन है ना, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेन है या फिर दूसरा सबसे बड़ा प्लेन है। किसके बाद? उत्तर के विशाल मैदान के बाद। यहां पर हमने पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान, जो कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे उपजाऊ और दुनिया का सबसे सघन आबादी वाला मैदान था। इसके बाद यदि सबसे अच्छा या फिर सबसे उपजाऊ यदि कोई मैदान है तो वो कौन सा है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है या फिर पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट। इसके अलावा पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा और उभरा हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 120 है ना। एवरेज कितनी है? 120 किलोमीटर इसकी एवरेज चौड़ाई है। कहीं पर ये ज्यादा चौड़ा होगा, कहीं पर ये कम चौड़ा होगा, लेकिन ज्यादातर इसकी चौड़ाई देखेंगे तो तमिलनाडु में, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल कोस्ट में इसकी चौड़ाई सर्वाधिक देखने को मिलती है। जैसा कि पश्चिमी तटीय मैदान में हमने देखा था कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के आसपास इसकी चौड़ाई ज्यादा है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कोरोमंडल कोस्ट है या फिर
कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र बोल लीजिए या फिर तमिलनाडु कोस्ट बोल लीजिए, यहाँ पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक देखने को मिलती है। पूर्वी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियां मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, कि ये अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, डेल्टा। जितनी भी नदियां पूर्व की ओर बह रही हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ओर बह रही हैं, ये सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। याद रखना, कोई भी नदियां ले लीजिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्ण रेखा, इसके अलावा जो यहाँ पे गंगा भी बहती है, ये भी पूर्व की ओर ही बहती है, सभी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है ऑलरेडी हमने पढ़ कर क्या है, पहले भी लेक्चर में पढ़ा है और अभी भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये वही लिखा है, डेल्टा बनाती हैं। इसके अलावा जो पूर्वी तटीय मैदान है, इनके नाम भी देख लीजिए कि अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसा कि देख लीजिए, कन्याकुमारी से लेकर के ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ पर एक झील है, पुलिकट झील, है ना, पुलिकट झील। तो ये वाला जो कोस्ट है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है ना, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट या फिर कोरोमंडल कोस्ट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला हिस्सा है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी है ना, गोदावरी और कृष्णा के बीच वाला जो कोस्ट है, इसको हम बोलते हैं गोलकुंडा कोस्ट। ठीक है, उड़ीसा में जो तट पड़ता है, इसको हम उत्कल तट या फिर उत्कल कोस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर ये पूरा जो आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक ये जो पूरा कवर करता है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, है ना। हालांकि ज्यादातर कोस्ट तो उसी के नाम पर ही है, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, कोरोमंडल तट कहाँ है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु का कोस्ट है, इसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए उत्कल मैदान आंध्र प्रदेश का मैदान, तमिलनाडु का मैदान है ना। अब यहाँ पर जो मैदान बन रहे हैं इन कोस्ट के पास में, उनको हम अलग अलग राज्य के नाम पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो उत्कल या उड़ीसा में जो मैदान बनता है, इसको हम उत्कल मैदान बोलते हैं। आंध्र में जो मैदान बनता है, उसको आंध्र मैदान बोलते हैं। तमिलनाडु के मैदान को तमिलनाडु मैदान बोलते हैं। ठीक है, वही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, देखिए उत्कल मैदान उड़ीसा के तट पर लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में है ये। ठीक है, आंध्रा मैदान कहाँ है, बहरामपुर पुलिकट झील के बीच में, पुलिकट झील यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल से फैक्ट है। इसके अलावा तमिलनाडु मैदान पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक। ठीक है, मैदान बोल लीजिए या फिर कोस्ट बोल लीजिए, है ना, उसी कोस्ट में जो मैदान है उसको हमने मैदान नाम दे दिया। और कोस्ट की बात करेंगे तो जो वो तट रेखा के पास कोस्ट है, उसको हम तट बोल देंगे या फिर कोस्ट बोल देंगे। ठीक है, तो ये वही चीज बोल रही है। कोरोमंडल कहां पर है, कोरोमंडल आप देखेंगे पुलिकट, कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट तक का जो क्षेत्र है, इसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में आंध्र कोस्ट बोलते हैं। उत्कल तट उड़ीसा में बोलते हैं। इसके अलावा गोलकुंडा तट कहां बोलते हैं, कृष्णा और गोदावरी के बीच वाला जो तट है, उसको हम गोलकुंडा का तट या फिर कोस्ट बोलते हैं। जलोढ़ निक्षेप क्या है, तो ऑलरेडी हमने इनको उत्तर के विशाल मैदान में डिस्कस किया है कि प्रतिवर्ष जो नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी या फिर फर्टाइल सॉइल को बहा करके लाती हैं और उनका डिपोजिशन करती हैं, ये मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, इनको ही हम बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, और ये पूर्वी जो कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप या फिर एल्यूवियल डिपॉजिट ही हमें देखने को मिलते हैं। नदर्न गवर्नमेंट कोस्ट कहां से कहां तक है, क्या वो क्या पूछना चाह रहे हैं अमृत जी, नदर्न गवर्नमेंट, जीओवीटी का मतलब क्या है, कोस्ट कहां से कहां तक है, थोड़ा क्लियर पूछिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जनरल से चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें समझा दी थी, वही सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक बात याद रखना कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये धान की खेती के लिए, ठीक है, चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए काफी ज्यादा उपजाऊ है। जैसा कि देखेंगे कृष्णा गोदावरी कोस्ट में, ठीक है, यहाँ पर जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर धान की खेती की जाती है। इसके अलावा कावेरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर धान की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र हैं जहां पर धान की खेती काफी ज्यादा की जाती है। पूरे के पूरे पूर्वी तटीय मैदान में धान की खेती काफी ज्यादा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कोरोमंडल तट पर भी कावेरी नदी तथा अन्य नदियों की घाटियों में धान की खेती काफी ज्यादा होती है। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा दिया था ये वाला पॉइंट कि सर्वाधिक जो चौड़ाई है पूर्वी तटीय मैदान की, है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, ये कहां पर है, कोरोमंडल कोस्ट के पास है या फिर तमिलनाडु में। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। पश्चिमी तटीय मैदान की कहां है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के पास में है। और इसकी कहां पर है, तो कोरोमंडल कोस्ट के पास है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तरी सरकार, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे उसको, उत्तरी सरकार ही बोलते हैं ना, उत्तरी सरकार ही बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहां से ये जो पूरा है ना उत्तरी सरकार, मतलब आप
क्या बोलते हैं ये उड़ीसा वाला ले लीजिए, इसके अलावा आंध्र प्रदेश वाला ले लीजिए, है ना, इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। ये पूरा पश्चिम बंगाल तक ये ऊपर गया है, ठीक है। उड़ीसा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश तो पूरा नहीं लेंगे, उड़ीसा हो गया, इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया। यहां से ये जो देखिए, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर ये कृष्णा नदी बह रही है, ठीक है, यहां पर ये क्या बह रही है, गोदावरी, है ना। तो इनके बीच वाले को क्या बोलते हैं, इनके बीच वाले को बोलते हैं गोलकुंडा, गोलकुंडा, ठीक है। और इससे पूरा ये उत्तर तक जितना भी मैदान है इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल लीजिए कि गोदावरी नदी के उत्तर में जितना भी है, कुछ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आ गया, इसके अलावा उड़ीसा का क्षेत्र आ गया और पश्चिम बंगाल का, तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार प्लेन, ठीक है। तो याद रखना, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग राज्यों में उसी राज्य के नाम पर उस तट को जाना जाता है, ठीक है। और इनको साथ में हम उत्तरी सरकार बोलते हैं, तो याद रखना है गोदावरी के उत्तर से इसको हम उत्तरी सरकार बोलते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि लैगून बहुत सारे पाए जाते हैं, खारे पानी की जो झील होती है तट रेखा के पास में, तो इसी प्रकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है बच्चों, पुलिकट झील, है ना। पुलिकट झील कहां पर देखने को मिलती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु राज्य है और ये आंध्र प्रदेश राज्य है ना। इनकी बॉर्डर पर आपको एक झील देखने को मिलती है, ज्यादातर हिस्सा हालांकि इसका आंध्र प्रदेश में है। तो यहां पर जो झील है इसको हम बोलते हैं पुलिकट झील, काफी बड़ी झील है। और यहां पर इसकी एक विशेषता क्या है कि एक तो पहली बात तो ये लैगून झील है, कैसी है, लैगून झील है, ठीक है। इसके अलावा ये जो झील है इसके बीच में एक द्वीप है, एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा। आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या होता है, मान लो ये कोई झील है ना, कोई झील के ये झील है मान लीजिए कोई, और इसके बीच में कोई एक द्वीप है ना, कोई आइलैंड है, स्थलीय भाग है, इसको हम बोलते हैं द्वीप। तो इसी पुलिकट झील के बीच में एक श्री हरिकोटा नाम का आइलैंड है, जिसमें भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको हम बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये यहां पर ही स्थित है। तो इस कारण से ये झील और ये आइलैंड सॉरी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंतर्गत ही ये एक प्रकार से आ जाती है। श्री हरिकोटा यहाँ पर एक आइलैंड है, यहाँ पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ठीक है, जो कि भारत का एकमात्र सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है या फिर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के बीचों बीच श्री हरिकोटा आइलैंड है, ये देखिए वही पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया। पुलिकट झील में स्थित श्री हरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर ही स्थित है। हालांकि झीलों वाले लेक्चर में हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान में भी लैगून झीलें पाई जाती है, जैसे कि चिल्का उड़ीसा में, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है या फिर खारे पानी की झील है। कहां पर है, उड़ीसा में देखने को मिलती है। और पुलिकट अभी हमने डिस्कस किया, आंध्र प्रदेश में आती है, ठीक है। भारत की कई प्रमुख नदियां डेल्टा इसी मैदान में बनते हैं। इन नदियों को क्रमशः महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा वगैरह। और इनकी कुछ अन्य सहायक नदियां इनको मतलब ये नदियां ही क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर।
अब देखिए इनमें कुछ अंतर यदि आप देखेंगे दोनों मैदानों में, दोनों तटों में, तो पूर्वी तट की यदि हम बात करें तो पूर्वी तट पर बहने वाली नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी तट से जो अरब सागर की ओर नदियां बहती हैं ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो एक प्रमुख अंतर ये हो गया डेल्टा और एस्चुरी का। दूसरा क्या हो गया, अब एक चीज देखिए कि जो पूर्वी तट है ना, ज्यादा अच्छे जो बंदरगाह हैं या फिर पोर्ट है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, तो इसको थोड़ा समझिए। जो पूर्वी तट है या फिर ईस्टर्न कोस्ट है ना, यहाँ पर आपको अच्छे बंदरगाह देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, जबकि जो पश्चिमी तट है यहाँ पर आपको अच्छे बंदरगाह देखने को मिलेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए जहां पर नदियां एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको गहरे तट देखने को मिलेंगे। ठीक है, समुद्र, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर बंदरगाहों में शिप आते हैं, है ना, वो काफी बड़े बड़े विशाल होते हैं, तो उनको बंदरगाह के किनारे पर जो कोस्ट होता है ये यहाँ पर गहरा चाहिए, पानी में गहरापन चाहिए ताकि वो आसानी से आ जा सके। ठीक है, तो जहां पर कोस्ट गहरा होगा वहां पर अच्छे बंदरगाह देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब पूर्वी तट की ओर नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, तो यहाँ पर तट गहरे देखने को मिलते हैं। इस कारण से सॉरी, पश्चिमी तट की बात कर रहा हूं, पश्चिमी तट में नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, कोस्ट के पास जो जल है समुद्र का वो काफी गहरा देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर बंदरगाह अच्छे देखने को मिलेंगे। जबकि पूर्व की ओर चूंकि नदियां डेल्टा बना रही हैं, अब डेल्टा में मैंने आपको बताया था मुहाने पर ही ये अवसादों को निक्षेपित कर देती हैं, जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है, समुद्र में गहराईपन कम हो जाता है, गहरा ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो बड़ी बड़ी शिप यहाँ पर आने में दिक्कत होती है, तो अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। ज्यादा अच्छी कृषि कहाँ देखने को मिलेगी, तो पूर्वी तट या फिर ईस्टर्न कोस्ट है, जहां पर ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर लैंड होगा या फिर कृषि अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, नदी क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र है, इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र है, आसपास ही है आंध्र प्रदेश में, ये देखने को मिलता है, तो इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। एक तो राज्य है छत्तीसगढ़, है ना, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें, है ना, नदी बेसिन की बात करें, तो कृष्णा गोदावरी जो क्षेत्र है, नदी डेल्टाई क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं धान का कटोरा, ये याद रखना है। जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, ये पूर्वी तटीय मैदान के कंपैरिजन में कम उपजाऊ होगा, या फिर इसके कंपैरिजन में कम कृषि यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ प्रमुख अंतर है, यदि कभी अंतर लिखने को आ जाए तो आप ऐसे 3-4 अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ समझ में आया ये कोस्टल प्लेन वाला टॉपिक? जो स्टार्ट में मैंने आपको समझाया था वो डायग्राम के थ्रू, वैसे ही आपको बस उतना आप यदि दिमाग में रख लेंगे तो सारी चीजें कवर आपकी इजीली हो जाएंगी। ठीक है, कंसेप्ट वाली चीज है, ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बह रही हैं, इसलिए यहाँ पर नदियां डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां तीव्र गति से जाती हैं, इसलिए एश्वरी बनाती हैं, मैदान भी कम चौड़े इसलिए हैं। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट हैं, कंसेप्ट वाली चीजें हैं, आपको यहाँ पर रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, बताओ इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान समझ में आया? ठीक है, यहां से बच्चों मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, दोनों हिसाब से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कंसेप्ट वाला टॉपिक है ना, कुछ रटने वाली चीजें नहीं है। कुछ कोस्ट वगैरह के नाम, सर सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है, लेगून झील समझ में नहीं आया। देखिए लेगून झील समझा देता हूं क्या होती है लेगून झील। देखो, खारे पानी की झील, ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो लेगून झीलें कहाँ देखने को मिलेंगी, है ना, सॉल्ट वाटर लेक नहीं, उनको लेगून ही बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, है ना, सॉल्ट वाटर लेक मत बोलना उसको, क्योंकि खारे पानी की झीलें नॉर्मली और भी आपको जैसे राजस्थान में देखेंगे तो वहां पर भी आपको खारे पानी की कुछ झीलें देखने को मिल सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लेगून झीलें नहीं है। तो पहली बात तो इनको लेगून झीलें बोलते हैं। ठीक है, तो लेगून झीलें आपको कहाँ हमेशा कोस्टल रीजन में ही देखने को मिलेंगी, कोस्टल रीजन मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, तटीय क्षेत्रों है, तो उनको आप लेगून झीलें बोलें वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए ये कैसे बनती हैं बच्चों, ये मान लो ये वाला जो क्षेत्र है ये स्थलीय क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है, ये लैंड एरिया है ना, स्थलीय क्षेत्र है जहां पर राज्य वगैरह स्थित है ना, ये स्थलीय क्षेत्र, और यहाँ पर क्या है, ये समुद्र क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, समुद्र क्षेत्र है। अब मान लो स्थल भाग का ये कोई सा, ये वाला पार्ट कोई सा क्या है, गहरा है ना, या फिर यहाँ पर जो लैंड एरिया है वो थोड़ा सा गहरा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, समुद्र का पानी यहाँ अंदर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, स्थलीय भाग में आ जाएगा यहाँ।
अब क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ, हजारों वर्षों में या फिर कुछ 100 वर्षों में, है ना, ये प्रक्रिया बहुत धीरे होती है ना, तो यहां से ये सेपरेट हो जाएगी अवसादों के निक्षेप के कारण। मान लीजिए कोई नदी यहां से आ रही है, झील में गिर रही है, या फिर और किसी कारण से धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाएगी अवसादों के निक्षेप के कारण, ठीक है, इससे, समुद्र से, और एक सेपरेट झील बन जाएगी इस प्रकार से। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी अभी भी हो, जैसे यहां पर कुछ झील है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, ठीक है, यहां पर मैं इस प्रकार से समझा रहा था, इस समुद्र, ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये मान लीजिए समुद्र है ना, अरे उल्टा लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर ये समुद्र हो गया, अरब सागर हो गया, मान लीजिए ना, अरब सागर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये स्थल भाग हो गया, लैंड एरिया हो गया, है ना, राज्य वाला। तो यहाँ से कोई ऐसा क्षेत्र था स्थलीय भाग में ये, ठीक है, जो कि थोड़ा धंसा हुआ था या फिर गहरा था, ठीक है। अब क्या हुआ, समय के साथ यहाँ पर जल घुस गया समुद्र का, इस प्रकार से अंदर स्थलीय भाग में आ गया, और समय के साथ यहाँ पर क्या हो गया, सेडिमेंट्स या फिर अवसादों के निक्षेप के कारण ये यहाँ से समुद्र से सेपरेट हो गया, और इस प्रकार से एक सेपरेट हो गया, इस प्रकार से, है ना, यहाँ पर अवसादों के निक्षेप के कारण। क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे नदियां भी जब अपने मुहाने पर अवसादों को निक्षेप करती हैं, है ना, तो क्या होता है, उससे भी कई बार क्या होते हैं, आइलैंड बन जाते हैं अवसादों के। जैसे आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, कौन सा, माजुली, है ना, माजुली नदी द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना हुआ है। अब ये कैसे बना हुआ है, नदी जब बहती है तो अपने साथ अवसाद लाती है, तो लगातार यहाँ पर अवसादों के निक्षेप के कारण पूरा का पूरा एक द्वीप बना दिया, ठीक है। तो ये इन्हीं अवसादों के कारण ये क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी, और इस प्रकार से एक सेपरेट झील बन जाएगी, जो कि समुद्र के जल से ही बनी है, खारे पानी से ही बनी है। तो इसको ही हम बोलते हैं लैगून झील, जो कि तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन में देखने को मिलती है। अब जरूरी नहीं है पूरी सेपरेट हो, थोड़ी बहुत हो सकता हो कि अभी भी यहाँ पर समुद्र से कनेक्टेड हो, जैसे आप देखेंगे चिल्का वगैरह, तो थोड़ा बहुत अभी भी ये समुद्र से कनेक्टेड होती है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी जगह से ये समुद्र से कनेक्ट हो और काफी बड़ी झील हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लैगून झील, जो कि तटीय क्षेत्रों में ही होती है। समुद्र का पानी जब स्थल भाग में एंटर कर जाता है और उससे जो झील बनती है, उसको ही हम लैगून झील बोलते हैं। समझ में आया अमरुद जी, बताइए। ठीक है, खारे पानी की झील मत बोलना, इसको लैगून बोलना ही सही है, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक नहीं बोलेंगे, इनको हम लैगून ही बोलते हैं। क्लियर है, और कोई डाउट, और कोई डाउट? चलिए, तो देखिए आज हमारा ये चौथा फिजिकल डिवीजन का जो पार्ट था, कौन कौन से हमने पढ़ लिए, हिमालय हमने पूरा पढ़ लिया, नदर्न प्लेन हमने पढ़ लिया, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया, आज हमने कोस्टल प्लेन पढ़ लिए। कल के लेक्चर में हम आइलैंड्स पढ़ लेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा लक्षद्वीप, और लास्ट हमारे जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट रीजन है, जिसमें हम थार मरुस्थल को स्टडी करेंगे, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 2 क्लास में हमारा ये पूरा फिजिकल डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम भारत का ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।